हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी 9th क्लास केमिस्ट्री में। तो देखिए, आज है आपका नया चैप्टर चलेगा, चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर का जो नाम है वो है परमाणु एवं अणु। क्या नाम है भाई? परमाणु एवं अणु। ठीक है भाई। या इसको बोलते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको? एटम, इंग्लिश में एटम, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, ये है हमारा चैप्टर का नाम, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, चैप्टर का नाम है तो चैप्टर के बारे में जो नाम है, जो उसका टाइटल है, उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो देखिए, इससे पहले आपने पढ़ा होगा परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु क्या होता है? तो किसी भी द्रव्य का वह अविभाज्य कण, इसको बराबर बराबर दो भागों में न बांटा जा सकता हो, क्या कहलाता है? वो परमाणु कहलाता है। जिसको क्या है, बराबर बराबर दो भागों में नहीं बांटा जा सकता ऐसा कण। यानी कि हम किसी भी द्रव को या किसी पदार्थ को हम बांटते चले गए तो क्या होगा, एक ऐसा कण मिलेगा हमको जो क्या होगा, जो जिसको बराबर दो भागों में नहीं बांट सकते हैं। ठीक है, ये सूक्ष्मतम कण, वह सूक्ष्मतम कण यानी सूक्ष्मतम जो आंखों से भी नहीं दिखता हो, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप या विद्युत या इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो वो सूक्ष्मतम कण जिसको दो भागों में नहीं बांट सकते, वो कहलाता है परमाणु। ठीक है भाई। और अणु क्या होता है? अणु जो होता है दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से जो बनता है उस संरचना को कहते हैं अणु। क्या बोलते हैं उसको? अणु कहते हैं। तो देखिए, ये था आपका टाइटल। लेकिन टॉपिक जो है हमारा, वो टॉपिक है द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्य की टॉपिक है हमारा, टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा द्रव्य की अविनाशिता का नियम। क्या है भाई? अविनाशिता का नियम। ये एक रूल है, कौन सा? द्रव्य की अविनाशिता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या इसे बोल सकते हैं इंग्लिश के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये एक नियम है। ठीक है भाई, कौन सा नियम है? और ठीक है भाई, तो इस नियम के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या है अविनाशिता। एक तो है विनाशिता, विनाशिता यानी खत्म होने वाला, अविनाशिता इसका अपोजिट वर्ड हो गया, यानी कि जो खत्म नहीं हो सकता। तो ये द्रव्य की अविनाशिता का नियम से क्या है कि कोई भी द्रव जो होता है वो अविनाशी होता है। द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कोई से पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और जब क्या है, तो है कोई द्रव जो होता है वो क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादन के बराबर ही होता है, यानी कि नष्ट नहीं होता है। जितना रासायनिक अभिक्रिया में कोई द्रव भाग लेता है उतना ही उसका उत्पादन होता है, ना तो उससे कम होता है ना उससे ज़्यादा होता है। ठीक है भाई। अब क्या होता है, इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल में बताया गया है कि भाई एक कांच का ऐसा बर्तन लीजिए, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। मैं इसमें नोट्स मैंने आपको भेज दिए हैं। ठीक है भाई, उसमें मैं दिखा देता हूँ बोर्ड पे कि किस तरीके का वो आपका क्या है, ये कांच का एक बर्तन है। इस तरीके का एक बर्तन है। ये एक ऐसा बर्तन है, यहाँ से जुड़ा है। ये एच आकार का एक बर्तन लेते हैं। ठीक, कांच का एक बर्तन है ये, हीरा, इस तरीके का एक बर्तन है। ठीक है भाई।
तो इसमें दोनों में ये एक HR का हो गया, एक में लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड का ग्रुप, पोटेशियम, एक में क्या लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, और दूसरे में लेते हैं, दूसरे में जो लिया गया है वो लिया गया है सिल्वर नाइट्रेट विलियन। क्या लिया गया है? सिल्वर नाइट्रेट विलियन, सिल्वर नाइट्रेट विलियन। ये 2 विलियन लिए जाते हैं इसमें, और इसमें क्या कर दिया जाता है, इसमें गांठ लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है? गांठ, जिससे कि ये बिखरे नहीं, जिससे कि कमी नहीं हो। इनको लेने के बाद में क्या कर दिया जाता है? गांठ लगा दी जाती है। तो इसमें कह रहा है कि लेने के बाद में क्या प्राप्त होता है, इसमें हिलाते हैं इसको भी अच्छी तरीके से इसको पकड़ के, जिससे कि दोनों द्रव आपस में अभिक्रिया कर लें। तो अभिक्रिया करने के बाद में क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का, क्या सिल्वर क्लोराइड का, देखिए सिल्वर नाइट्रेट और ये पोटेशियम क्लोराइड दोनों यहाँ पर द्रव में ले लिए, दोनों द्रव ले लिए, इसमें सिल्वर को ये ले लिया यहाँ पर, ठीक है, इसमें ये ले लिया सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, और इसमें जो ले लिया, इसमें ले लिया पोटेशियम क्लोराइड का विलयन। क्या ले लिया इसमें? पोटेशियम क्लोराइड का विलयन। तो क्या होता है, क्रिया के जब इसे हिला देते हैं, हिलाने पर क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का विलयन, सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, इसे प्राप्त होते हैं। ये क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है, क्लोराइड का अवक्षेप, यानी कि जैसे कोई चीज़ है, अगर आप क्रिया करते हैं नीचे तली में बैठ जाती है, पपड़ी में थोड़ी सी, तो उसे बोलते हैं, या नीचे में बैठ जाना क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। जब कोई द्रव क्या होता है, रासायनिक क्रिया करके नीचे बैठने लगता है और अलग चमकता है, उसको बोलते हैं अवक्षेप, ठीक है। तो क्या होता है, ये सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो आगे कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद इस उपकरण को फिर से तोलने पर यह ज्ञात होता है कि इसके बारे में कोई कमी या वृद्धि नहीं हुई है। स्पष्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव उत्पन्न या नष्ट नहीं होता, केवल उसके तो उसके बाद में कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया पूरी करने के बाद में, जब इसकी रासायनिक अभिक्रिया पूरी हो जाती है तो क्या होता है, ये जो भार रासायनिक अभिक्रिया करने से पहले ही लिया था वही क्या होता है, इसके अंदर रहता है, ठीक है भाई। तो यानी कि ये द्रव की अविनाशिता के लिए नहीं कि ना तो द्रव को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती भी है तो क्या होता है, उसमें जितना उत्पादन बनने वाले नया जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, उसके बिल्कुल बराबर ही होता है, कोई अंतर नहीं होता है। तो ये था एक इसका नियम। आगे है, ये कह रहा है कि चूने के पत्थर को हवा में गर्म करने से कली चूना तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वायु मिल जाती है, ठीक है भाई। तो ये कह रहे हैं कि भाई चूना होता है, आपने चूना देखा होगा, CaCO3, ठीक है भाई। तो इसको क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट को, चूने के पत्थर को हवा में गर्म करने से, यानी इसको गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हवा में गर्म करते हैं, वायु की उपस्थिति में, एयर में, ठीक है भाई। इसको गर्म करने पर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड चूने का पत्थर और प्लस क्या बनता है, CO2 बनता है। तो CO2 तो क्या होती है, ये CO2 तो जो होती है ये वायु में चली जाती है। अगर किसी विधि के द्वारा क्या होता है, CO2 को इकट्ठी कर ली जाए और जो जितनी ये बचा है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसकी मात्रा को जो भी वेट है इसका और जो इसका वेट है, तो दोनों का वेट जो होगा वो इसके वेट के बराबर होगा, इसके वेट के बराबर होगा, W वेट इक्वल टू वेट। यानी कि मैंने आपको दिखाया कि जितना वेट इसके अंदर होगा उतना ही क्या होगा, उत्पादन के अंदर होगा। जब इसको गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड चूने के पत्थर और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लिया जाए, किसी विधि के द्वारा इकट्ठा करके तोला जाए, तो वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूने के पत्थर और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसके क्या होती है, उसके अभिकारक यानी कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर ही
होगी। ठीक है भाई, तो ये था। अब ये कह रहा है कि लोहे को हवा में उच्च ताप में गर्म करने पर क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड बनता है। ठीक है भाई, ये लोहे के ऑक्साइड बनते हैं। तो लोहे के ऑक्साइड का जो वजन होता है वो ज़्यादा होता है। तो वो ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो उसके अंदर क्रिया कर लेती है। इसके अंदर लोहे से क्रिया करके क्या बनाती है, आयरन ऑक्साइड बनाती है। तो अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात हो जाए तो फिर क्या होता है, यानी कि ये ज्ञात होता है कि भाई मान लीजिए 50 किलो लोहा था, 50 किलो को गर्म करने पर 50 किलो लोहे को गर्म करने पर क्या हुआ, आयरन ऑक्साइड जो बना, आयरन ऑक्साइड जो बना हमारा वो कितना बना, 60 किलो। तो 10 किलो क्या हो गया, 10 किलो उसके अंदर ऑक्सीजन यूज होगी। इसे गर्म करते हैं जब हम चाहे, यानी कि हमारा लोहा था 50 किलो सपोज कीजिए और आयरन ऑक्साइड बना 60 किलो। तो क्यों बना होगा, क्योंकि उसने लोहे ने क्या करा है, ऑक्सीजन वायु की में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उससे क्रिया करी है, उसके अंदर वो पदार्थ मिला है। तो इन सब प्रैक्टिकलों से ज्ञात होता है कि भाई द्रव जो होता है वो नष्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, द्रव नष्ट नहीं हो सकता है, और अगर क्रिया भी होती है तो जितने उसमें भाग लेते हैं अभिकारक उनके बराबर ही क्या होते हैं, उत्पादित होने वाले क्या होते हैं, तत्व का भार होता है। जितना भार अभिकारकों का होगा उतना ही उत्पादित पदार्थों का भार होगा। ठीक है भाई, तो ये था आज आपका, मैंने इसको इमेज आपको भेज दी है। ठीक है, कुछ बात समझ में नहीं आए तो आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है, क्वेरी कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।